हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे लीगल रीजनिंग से। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है फैमिली लॉ। ठीक है, तो फैमिली लॉ का हमारा जो सब टॉपिक है वो है मैरिज अंडर हिंदू लॉ। तो हमें सबसे पहले समझना होगा हिंदू होते कौन हैं। हम सबसे पहले डाल रहे हैं यहाँ पे हिंदू। ये होते कौन हैं? हमारे पास जितने भी सिख, जैन और बुद्धिस्ट होते हैं, इनको हम हिंदू कहते हैं। उससे पहले हमें समझना होगा कि हमारे हिंदू होते कौन नहीं हैं। मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ज्यू और पारसी। तो हमारे पास मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू और पारसी, इनको छोड़कर दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको हम मानते हैं हिंदू। बेसिकली मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू और पारसी को छोड़ के हम सबको हिंदू कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है कि और कौन हिंदू होता है। हम यहाँ पे कह सकते हैं पेरेंट्स। जिनके पेरेंट्स हिंदू होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उनका जो चाइल्ड होगा वो भी हिंदू माना जाएगा बाय बर्थ। उसके अलावा हम बात करेंगे कन्वर्ट की। कन्वर्ट मतलब कि होता है हमारा धर्म परिवर्तन। मतलब कि सिख, जैन और बुद्धिस्ट, इनको हम हिंदू बोलते हैं। कौन हिंदू नहीं होते? मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू और पारसी, इनको हम हिंदू नहीं कहते हैं। और इनके अलावा जितने भी लोग हैं वो सब हिंदू होते हैं। और पेरेंट्स जिनके हिंदू हैं उनका चाइल्ड बाय डिफ़ॉल्ट हिंदू माना जाता है। उसके अलावा जो लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, जो भी लोग हैं वो कन्वर्ट करते हैं अपना धर्म, उनको हम हिंदू मानते हैं। यही मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो मेरा क्वेश्चन ये है, जैन और सिख, अगर मैं जैन और सिख की शादी करा दूं तो क्या हम इस शादी को हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि क्या ये वैलिड है या नहीं? येस और नो। यही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। हमारे पास है हिंदू और क्रिश्चियन। अगर मैं इनकी शादी कराती हूँ तो क्या ये यस है या नो? बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं एक इंसान जैन है और एक इंसान सिख है, अगर इनकी शादी होती है तो क्या वो लोग हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग लीगली मैरिड हैं या नहीं? तो इसका आंसर होगा यस। और क्रिश्चियन और अगर मैं हिंदू की शादी करा देती हूँ तो क्या उनकी शादी वैलिड है या नहीं? बहुत से लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हमारे पास हिंदू है एक कैंडिडेट, अगर हम इसकी शादी कराएंगे तो एक हिंदू है, एटलीस्ट वन हिंदू होना कंपलसरी है, ऐसा लोगों के दिमाग में आता है। लेकिन नहीं, हमारे पास दोनों पार्टीज़ हिंदू होनी चाहिए तो ही हम कह सकते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ये मैरिड है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा नो। इसका आंसर यस है, इसका आंसर नो है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर ये मैरिड नहीं है तो ये कैसे मैरिड होंगे? तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ। दे कैन मैरी अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। ये लोग हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग तो मैरिड नहीं होंगे, लेकिन ये लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग मैरी हो सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा इंट्रोडक्शन। ये जो अभी मैंने आपको बताया बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम थोड़ा सा लीगल टर्म्स में इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो फिर हमारे पास होता है हिंदू लॉ रिकॉग्नाइज बोथ क्लासिकल एंड स्टैट्यूटरी क्लासिफिकेशंस ऑफ मैरिज। मतलब कि यहाँ पे मैं डाल देती हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ। मतलब कि क्लासिकल और अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, उसको हम हिंदू लॉ की मैरिज बोल सकते हैं।
एंशियंट मैरिजेस में क्या होता था कि जो मैरिज होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एक सेक्रेमेंट होता है, एक पवित्र रिश्ता कहा जाता है हमारे हिंदू लॉ में। मुस्लिम लॉ में हम कह सकते हैं कि जो मैरिज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं निकाहनामा। एक निकाहनामा वो आपको मैरिज लॉ में, मुस्लिम के मैरिज लॉ में आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी। बेसिकली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एक सेक्रेमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 गवर्न्स मॉडर्न लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू मैरिज। मतलब कि ये जो एक्ट है ये 1955 का है, और ये मॉडर्न लीगल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए शादी इसमें होती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मैरिजेस। हमारे पास एक होती हैं वैलिड मैरिज, एक वॉइड मैरिज और एक वॉइडेबल मैरिज। तो हमारे पास सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे वैलिड मैरिजेस का। अब वैलिड मैरिजेस में आपको मैं एक एक करके सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ। तो हमारे पास वैलिड मैरिज हमारा टॉपिक आ गया। यहाँ पे नाइदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग। मैं आपको सारे पॉइंट्स अभी डिटेल में समझाऊंगी। पार्टीज आर ऑफ साउंड माइंड एंड कैपेबल ऑफ कंसेंट। मिनिमम एज होनी चाहिए 21 मेल की और 18 फीमेल की। इससे अगर कम का कोई है तो वो शादी नहीं कर सकता। नॉट विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशंस, नॉट सपिंडा। इसमें एक और पॉइंट मुझे हाईलाइट करना है, वो है अनलेस कस्टम अलाउ। मैं भी सारे पॉइंट्स आपको डिटेल में समझाती हूँ। बेसिकली हम यहाँ पे सीखेंगे कि हमारे पास क्या है। कोई भी अगर आपका स्पाउस थोड़ा सा पेन पतला करते हैं। हमारे पास स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी। अगर हमारा कोई भी पति या पत्नी, एक इंसान अगर ज़िंदा है तो वो मैरिज वैलिड नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद हमारा होता है एक पॉइंट साउंड माइंड का। साउंड माइंड का मतलब होता है मेंटली फिट होना चाहिए, मतलब उसमें सोचने समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर वो ऐसा है तो वो शादी कर सकता है, अदरवाइज नो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एज का। मेल में जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21, और जो हमारी फीमेल में जो हमारी एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18। अगर इससे कोई छोटा है तो वो शादी नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे प्रोहिबिटेड डिग्रीज़ की। तो प्रोहिबिटेड डिग्रीज़ क्या होता है, हमारे पास होती हैं प्रोहिबिटेड डिग्रीज़ की मतलब, ये मैं आपको आगे एक पॉइंट है वहाँ पे ये वाला पॉइंट समझा दूँगी। ये रहा, ये वाला पॉइंट प्रोहिबिटेड डिग्रीज़ का है बेसिकली, तो मैं आपको समझाऊंगी। मैं आपको सपिंडा के बारे में पहले आपको प्रोहिबिटेड डिग्रीज़ ही बता देती हूँ। तुम्हारे पास प्रोहिबिटेड डिग्रीज़ हैं लीनियर असेंडेंट्स, मतलब कि आप अपनी मम्मी से, दादी से, नानी से शादी नहीं कर सकते हो। मतलब कि आप अपने एक ऊपर जनरेशन से शादी नहीं कर सकते हो। ठीक है। ऐसे ही लीनियर डिसेंडेंट्स, मतलब कि आप अपनी बेटी से, नाती से, पोती से शादी नहीं कर सकते हो। ठीक। आंट नेफ्यू मतलब कि बुआ और भतीजा, ये शादी नहीं कर सकते। अंकल नीस, मामा भांजी शादी नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल पे लिख देती हूँ, मामा भांजी, ये लोग शादी नहीं कर सकते हैं। सिस्टर ब्रदर, सिस्टर ब्रदर में भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि फुल, हाफ, यूट्राइन और एडॉप्टेड। इनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फुल मतलब होता है, फुल ब्लड का मतलब रहता है कि आपके मम्मा एंड पापा सेम है, मतलब रियल ब्रदर एंड सिस्टर शादी नहीं कर सकते। ओके। हाफ का मतलब होता है कि आपकी
फादर सेम है बट मदर डिफरेंट, इन केसेस में भी आप शादी नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है यूट्राइन। इसमें हम याद करेंगे ऐसे, मदर सेम, फादर डिफरेंट। यूट्राइन का मतलब हो गया जो सेम यूट्रस शेयर करते हैं, अगर ऐसा कोई है तो वो भी शादी नहीं कर सकता है। अडॉप्टेड, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक लड़की है स्नेहा, ये एक अडॉप्टेड डॉटर है। ये एक अडॉप्टेड डॉटर है, तो बेसिकली इसके जो पेरेंट्स हैं, मतलब अडॉप्टेड पेरेंट्स जो हैं, उनका अगर बाद में कोई सन हो जाता है तो वो सन्स को इस लड़की से शादी नहीं करा सकते हैं। मतलब कि स्नेहा की अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के बेटे से शादी नहीं होगी। मतलब कि अगर आपकी कोई बेटी है जो कि अडॉप्टेड है और बाद में आपका बेटा हो जाता है, तो आप उस बेटे की शादी उस बेटी से नहीं करा सकते हो। ये तो हो गया हमारा प्रोहिबिटेड डिग्रीज़, ये प्रोहिबिटेड डिग्रीज़ हैं। अब हम बात करेंगे सपिंडा की। बेसिकली ये छोटे नोट्स मैंने यहाँ बना रखे हैं, इट्स ओके, आपको समझाने के लिए है वो चीज़ें। उसके बाद हम बात करेंगे, हमने बेसिकली ये वाला पॉइंट कवर कर लिया है, नाइदर स्पाउस एज अ लिविंग। ठीक है, दोनों पार्टी होनी चाहिए साउंड माइंड, मतलब कि मेंटली फिट होनी चाहिए, मिनिमम एज होनी चाहिए 21 एंड 18। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉट विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज़। ये प्रोहिबिटेड वाला डिग्रीज़ का पूरा पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको समझा रखा है। मम्मी दादी नानी से नहीं कर सकते हो, बेटी नाती पोती से नहीं कर सकते हो, मामा भांजी बुआ भतीजा नहीं कर सकते हो, फुल हाफ यूट्राइन एंड अडॉप्टेड नहीं कर सकते। ये चीज़ें मैं आपको यहाँ समझाई हुई हैं। फुल मतलब है आपका कि आपके मम्मा पापा सेम हैं और ब्रदर्स में मैरिज नहीं करा सकते हो। हाफ का मतलब आपका फादर तो सेम है बट मदर डिफरेंट है। यूट्राइन में मदर सेम होती हैं, फादर डिफरेंट होते हैं। अडॉप्टेड में ये वाला पूरा आपको केस याद रखना पड़ेगा। मतलब कि ये एक एग्जांपल है, आप कोई भी एग्जांपल से समझ सकते हो। स्नेहा एक लड़की है, उसके पेरेंट्स का बाद में कोई सन हो जाता है तो वो अपने अडॉप्टेड बेटे की शादी अपने रियल बेटे से नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सपिंडा। सपिंडा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आप सबसे पहले याद कर लो, अनलेस कस्टम अलाउ। कस्टम अगर अलाउ करता है तो सपिंडा वाला पॉइंट वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो हम पहले सपिंडा वाला पॉइंट यहाँ पे कवर कर लेते हैं। मैं आपको सपिंडा वाला पॉइंट यहाँ समझा देती हूँ। सपिंडा, तो सपिंडा क्या होता है, यहाँ पे हम फादर की साइड से लेते हैं 5 जनरेशन्स। अभी मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। और मदर की साइड से लेते हैं यहाँ पे हम 3 जनरेशन्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 5 एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है राम, मनोज, ये रैंडम एग्जाम्पल है, मतलब रैंडम नेम्स हैं। उसके बाद श्याम और चारू, सेम विराट, समीर, रोहित, मनीष, और यहाँ पे हम कर ले रहे हैं शशि। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारी जनरेशन है 5, ये है 4, ये है 3, ये है 2, ये है 1। ये हम फादर की साइड का कर रहे हैं। यहाँ पे रैंडम मैं कोई लड़का लड़की का नाम लिख देती हूँ, A B, मैन वुमेन। तो ये ए के फादर हैं, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। ठीक, ऐसे ही सेम इसका है ये सब। तो फिर यहाँ पे कोई भी सेम नहीं है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। अगर
मैं यहाँ से विराट को हटा करके राम डाल दूँ तो यहाँ पे इसकी 5th जनरेशन हो जाती है सेम, मतलब ए की और बी की जो 5th जनरेशन है वो सेम है। तो ये लोग मैरिज नहीं कर सकते, इनका सपिंडा हो गया है, मतलब एक पिंड से है। आपने पंजाब साइड में काफ़ी सुना रहा होगा कि सेम पिंड शेयर करा है इन्होंने, मतलब कि इनकी 5th जनरेशन, इन दोनों की ही 5th जनरेशन, इनकी और इनकी 5th जनरेशन जो है वो सेम आ गई है। तो मतलब ये शादी नहीं कर सकते यहीं, अनलेस, अनटिल और अनलेस, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे मैं डाल देती हूँ विराट, तो ये सेम नहीं है तो अब ये लोग शादी कर सकते हैं। सेम गोज़ विद ममा। अगर हम मदर की साइड से देखें तो यहाँ मैं डाल रही हूँ संतोषी, प्रीति, चारू। यहाँ पे मैंने डाल दिया दिव्या, प्रिया और शशि। ये हमारा होता है मदर का। मदर की साइड सिर्फ और सिर्फ 3 जनरेशन देखी जाती हैं। यहाँ पे भी हम नाम डाल देते हैं ए और बी। अगर हम ए और बी की शादी कराना चाहते हैं तो हमें देखना होगा 3 जनरेशन फ्रॉम द मदर साइड। यहाँ पे कोई भी सेम नहीं आ रहा है, मतलब ये लोग शादी कर सकते हैं। यहीं अगर मैं यहाँ से ये हटा करके संतोषी का नाम डाल दूँ तो अब ये लोग शादी नहीं कर सकते क्योंकि इनकी 3rd जनरेशन सेम आ गई है। ठीक, 3rd जनरेशन हो गई है इनकी सेम, मतलब कि अब ये लोग शादी नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पहले बोला था कि फादर की साइड से होनी चाहिए 5 और मदर की साइड से होनी चाहिए 3। अब आप सोच रहे होगा कि फादर की साइड 5 और मदर की साइड 3 क्यों? क्योंकि मदर का घर चेंज होता रहता है ना, शादी के बाद घर चेंज हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो आई थिंक आपको सपिंडा वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो यानी कि सपिंडा हो गया हमारा क्लियर, प्रोहिबिटेड डिग्रीज हो गया, एज हो गई, साउंड माइंड हो गया, मतलब मेंटली फिट होना चाहिए, और जो स्पाउस है पति पत्नी वो जिंदा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे हमारी वॉइड मैरिजेस की। तो वॉइड मैरिजेस क्या होता है कि वॉइड मैरिजेस इज नल फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब वॉइड एब इनिशियो बोलते हैं इसको, एंड हैज़ नो लीगल एक्सिस्टेंस। इसका मतलब ये हो गया कि शादी है वो भले ही हो गई है लेकिन उसका कोई वजूद नहीं है फ्रॉम इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग से ही उसका कोई वजूद नहीं है, तो ऐसी शादी को हम बोलते हैं नल एंड वॉइड। यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें समझाना चाहती हूँ। जैसे कि हमने अगर बायगैमी की, ठीक, कौन से ग्राउंड्स हैं जहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमारी जो शादी है वो वॉइड है, मतलब वॉइड अब इनिशियो है, मतलब स्टार्टिंग से ही वो है ही नहीं। बायगैमी मतलब आइदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। इसका मतलब ये है, एग्जांपल से समझो, एक इंसान है राम, इसकी 2 वाइफ हैं, प्रिया और पिंकी। ये है इसकी फर्स्ट वाइफ, ये है इसकी सेकंड वाइफ। राम की शादी अगर प्रिया से हो चुकी है, ये अगर हो चुकी है, तो पिंकी वाली जो शादी है वो है ही नहीं, मतलब वॉइड एब इनिशियो, ये शादी मानी ही नहीं जाएगी, ये कोर्ट की नज़र में कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्रोहिबिटेड डिग्रीज़ का। ये वही सेम पॉइंट है जैसे कि मामा, भांजी, या फिर बुआ भतीजा, या फिर एनीथिंग एल्स, नाना नानी, पोता पोती टाइप्स आप नहीं कर सकते हैं। सपिंडा वाला पॉइंट जो अभी मैंने आपको क्लियर किया था वो है। अब हम बात करेंगे वॉइडेबल मैरिजेस की। तो वॉइडेबल मैरिजेस क्या होता है, हमारे पास होती हैं ये, वॉइडेबल मैरिज इज़ वैलिड अनलेस अनल्ड बाय द कोर्ट डिग्रीज। डिग्रीज का मतलब होता है ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर। ऐसी शादी जो वैलिड तो थी लेकिन कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद अब वो शादी वैलिड नहीं रही। इसके मेजर ग्राउंड्स हैं वो पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंस, मतलब कि अगर कोई भी कपल है वो
बेबी यानी कि अब बच्चा करने के केपेबल नहीं है, तो उसकी जो वाइफ है या फिर जो हस्बैंड है वो उस शादी को अनल कर सकती है। मतलब कि चाइल्ड करने की क्षमता, मतलब आप समझ रहे हो, चाइल्ड नहीं कर सकता अगर वो, तो वो शादी, जो कैंडिडेट जो है वो इम्पोर्टेंस हो जाता है। और ये कोई भी कर सकता है, बाई एनी, मतलब कि आइदर बॉय या फिर गर्ल, दे कैन फाइल केस इन कोर्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, वो है हमारा साउंड माइंड का। तो साउंड माइंड क्या होती है? सबसे पहले जो मेजर वाला पॉइंट था वो मैंने बताया था कि मेंटली फिट होना चाहिए। वो जो भी है मेंटली अगर फिट नहीं है, अगर आपकी वाइफ या फिर आपका हस्बैंड फिट नहीं है, तो आप उससे छुटकारा ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है, अगर आपको पता ही नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है कि जो आप जिससे आपने शादी की है वो मेंटली पागल है। मतलब मैं आपको एक बढ़िया सी लैंग्वेज में बताती हूँ। आफ्टर मैरिज पता चला पार्टनर पागल है ना, तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो। या फिर फोर्स और फ्रॉड, इनके केस में भी आप कोर्ट जा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेगनेंसी का। अगर वाइफ जो है प्रेग्नेंट है बाय अनदर मैन, तो ये वाला ग्राउंड सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए होता है। अगर शादी से पहले या फिर शादी के बाद भी अगर वाइफ किसी और मैन के द्वारा प्रेग्नेंट होती है, तो जो मेल है कैन फाइल केस। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है सेरेमनीज ऑफ मैरिज। तो जो मोस्ट कॉमन है बेसिकली एक ही है, सप्तपदी, मतलब कि 7 स्टेप्स बिफोर स्केर्ड फायर। मतलब अग्नि को साक्षी मानकर जो 7 फेरे लिए जाते हैं वो होना ज़रूरी है, तब एक हिंदू मैरिज कंप्लीट होगी। यहाँ पे हमने कर लिया है अपना मैरिज कंप्लीट।